तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल द न्यूरॉन एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई एंटीबायोटिक की तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। उसमें देखेंगे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और जो पूरा क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड का हम किसके बेस पे डिवाइड करते हैं, और उसकी जो स्पेशल पर्पस ड्रग है हमारी कौन कौन सी होती हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या उसका एक्शन है, क्या फार्माकोकाइनेटिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसमें क्या होता है, बेसिक न्यूक्लियस क्या है इसका। तो पहली लाइन हम लिखी हुई है, ऑल सल्फोनामाइड्स कंसीडर्ड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिलामाइड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सल्फानिलामाइड पूरी एंटीबायोटिक में। ठीक है, ऑल सल्फोनामाइड कंसीडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम सल्फानिलामाइड। तो हम देख लेते हैं, पहले हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है सल्फानिलामाइड का। तो जितनी भी आपकी सल्फोनामाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक है उनका बेसिक न्यूक्लियस क्या होगा, वो होगा आपका सल्फानिलामाइड। क्लियर, दिस इज सल्फानिलामाइड। एक चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सल्फोनामाइड बेसिक न्यूक्लियस सल्फानिलामाइड का। अब देखो इसमें जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है NH2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें अमीनो ग्रुप की, दिस इज NH2। अब जो NH2 ग्रुप है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ओके, जो सल्फानिलामाइड स्ट्रक्चर है उसमें जो NH2 है, NH2 रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर हम इस स्ट्रक्चर से NH2 को निकाल दें तो उसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, कोई एक्शन नहीं आएगा उसका। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई। अब हम मूव करेंगे हम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है उसकी क्लासिफिकेशन को सल्फोनामाइड, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, एंड फोर्थ वन हमारा स्पेशल पर्पस ड्रग। ठीक है, अब हम देखेंगे जो इनका क्लासिफिकेशन कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, वो डिवाइड किया गया आपका डिपेंड अपॉन टी हाफ। क्लियर, टी हाफ मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ, जिस ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ है उसी हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला कौन सा हमारा शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है, जिसकी टी हाफ कितनी होती है, नियरली 4 to 8 आवर। ठीक है, तो उसमें ड्रग कौन सी हमारी, वो है सल्फाडायाजीन। सल्फाडायाजीन जिसकी टी हाफ है 4 to 8 आवर, उसको शॉर्ट एक्टिंग में रखा गया है। सेकंड हमारा है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग जितनी भी ड्रग है हमारी, उनकी जो टी हाफ है वो हमारी है 8 to 12 आवर्स। दिस इज पहले का हमारा था 4 to 8 आवर्स शॉर्ट वाला, और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो हमारी टी हाफ होगी वो होगी 8 फुल। पहले में थी हमारी सल्फाडायाजीन और इंटरमीडिएट में सल्फामेथॉक्सोजोल, जिसका टी हाफ लाइफ है 8 to 12 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स की। ठीक है, तो देखेंगे लॉन्ग एक्टिंग कैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लॉन्ग एक्टिंग में ऐसी ड्रग आती हैं जिनका जो टी हाफ है वो 7 डेज या फिर मोर देन 7 डेज, मतलब 1 वीक तक एक्सटेंड हो सकता है उनका टी हाफ। कौन सी ड्रग आती है, उसमें आती है आपकी सल्फाडॉक्सिन। ठीक है, पहली ड्रग कौन सी है, सल्फाडॉक्सिन। दूसरी हमारी है सल्फामेथोपैराजीन, सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपैराजीन। दो ड्रग हमारी हैं जिनकी टी हाफ मोर देन 7 डेज या अप टू 7 डेज तक हो सकती है, 1 वीक तक एक्सटेंड हो सकती है। हमें चीजें समझ में आ गई, बेसिक न्यूक्लियस हमारा क्या होना चाहिए और क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब नाउ ओके, कुछ हमारे पास ड्रग है, हमारे पास स्पेशल पर्पस ड्रग है, उनका स्पेशल पर्पस में किया जाता है यूज। लाइक आपकी है सल्फासिटामाइड है, मेफेनाइड है, सिल्वर सल्फाडाइजीन है एंड सल्फासेलेजीन है। तो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, आपको बताएंगे इंडिविजुअल ड्रग का इंडिविजुअल फंक्शन बताएंगे, अलग यूनिकनेस बताएंगे। ठीक है, नाउ मूव टू एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कौन सी एंटीबायोटिक कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम कर रही है। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया को किल कर रही है फिर इन्वेट कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है एक स्टैटिक और दूसरा हमने जो वर्ड लिखा है वो साइडल। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक और नेक्स्ट हमारा क्या है, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, देखो स्टैटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, किल नहीं करना है, केवल हमें ग्रोथ को इनहिबिट करना है। साइडल का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को हम इनहिबिट नहीं कर रहे हैं, उसको हम किल कर रहे हैं, मार देते हैं, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को हम किल कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो इसके बाद हमने लिखा है लो डोज एंड हाई डोज। स्टैटिक में लो डोज, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक हमारी स्टैटिक एक्शन करती हैं लो डोज पे और साइडल एक्शन करती है हमारा हाई डोज पे। तो अगर सल्फोनामाइड की लो डोज यूज कर रहे हो आप लंबे टाइम तक तो एक्ट एज ए स्टैटिक, ठीक है। अगर आप लंबे टाइम तक यूज कर रहे हो हाई डोज में तो वही सेम ड्रग आपका एक्शन करेगी साइडल, ठीक है। इसी तरह आपकी होती है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से बैक्टीरिया है, कौन कौन सी क्लास के बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट पे हमारी एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड काम करती है, ठीक है। क्लेमेटोबैक्टीरियम, इन्फ्लुएंजा, पायोजेंस, वेब्रियो कोलेरी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, गोनोकोकाई, ठीक है, मेनिंजोकोकाई एंड ई कोलाई। इतनी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतने हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतनी बैक्टीरियाज हैं जिसपे हमारा सल्फोनामाइड बहुत अच्छा एक्शन करता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव एक्शन करता है, एक्शन शो करता है। बात आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दिस इज MOA। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हमने बाद एक लाइन लिखी है ब्लॉक फोलेट मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन आता है फोलेट मेटाबॉलिज्म किसका इनहिबिट करेगी? जो पर्सन एंटीबायोटिक ले रहा है होस्ट का फोलेट मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगी या फिर जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गई है? तो इसका आंसर है जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गई है, फोलेट सिंथेसिस ना बन पाए उसके बॉडी में, अगर वो फोलेट सिंथेसिस बनाएगी तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाती चली जाएगी, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती चली जाएगी और उस जनरेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर लाइक सल्फोनामाइड। इसलिए हमने मेंशन किया है ब्लॉक फोलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। क्लियर। तो इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम प्रयास करेंगे समझने का। हमारे पास क्या है? पावा हमारे पास नहीं है, ये आपका बैक्टीरिया के पास है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास है। पावा है और पेट्रिडीन है। पावा अमीनो ब्यूटारिक एसिड प्लस पेट्रिडीन, ये दोनों जब मिलते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो बनाते हैं डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेस, ये आपका एंजाइम है, ठीक है। डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेस हमारा एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में हमारी बैक्टीरिया क्या बना रही है? पावा पेट्रिडीन से हमारी बना रही है डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेसिस। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो बैक्टीरिया है पावा से यहां पे आ गई सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ, सेकंड स्टेप उसने क्या बना लिया? डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड बना लिया। अब देखो डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड के बाद उसने क्या बना लिया? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, दिस इज DHFA, ठीक है। डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड के बाद उसने क्या बनाया? DHFA, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट। यहां पे हमारा एंजाइम लगा हुआ है डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेस और यहां पे लगा हुआ हमारा ग्लूटामेट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या हुआ? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड DHFA। अब थर्ड स्टेप के बाद उसने क्या किया? फोर्थ स्टेप पे आ गई। ये पूरा जो मैकेनिज्म है होस्ट सेल के अंदर नहीं चल रहा है, ये हमारा चल रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब डाईहाइड्रो DHF के बाद बना लिया उसने THFA, मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एक एंजाइम यहां लगा हुआ है, एक एंजाइम यहां लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने DHFA से बना लिया THFA। उसके बाद उसने अपनी सिंथेसिस चालू कर दी, लाइक अमीनो एसिड सिंथेसिस चालू कर दी, प्यूरिन सिंथेसिस चालू कर दी एंड थायमिडीन सिंथेसिस चालू कर दी। अगर ये एज सच स्टेप बैक्टीरिया के अंदर चलता रहेगा तो अपनी वो जनरेशन को बढ़ाती रहेगी, अपने आप अपने सेल ऑर्गेनेलीज को, अपने ऑर्गन को डेवलप करती रहेगी। तो हमें जरूरत क्या पड़ी अब? सल्फोनामाइड, क्योंकि हमारे बॉडी में अल्टीमेटली बैक्टीरिया एंटर कर गई है, अब उसको मारना है। तुम कैसे मार सकते हैं? तो अल्टीमेटली अगर बिल्कुल आप कॉमन भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम किसी ना किसी एक स्टेप को ब्लॉक कर देंगे। एक अगर स्टेप को हम ब्लॉक कर देंगे तो अल्टीमेटली जो लास्ट आपका फाइनल स्टेप है ये वाला THFA, THFA नहीं बनेगा। जब THFA नहीं बनेगा तो आपकी एमिनो एसिड, प्यूरिन, थायमिन की सिंथेसिस नहीं होगी, जिससे जो बैक्टीरिया है अपनी फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कि सल्फोनामाइड कहां पे एक्शन करता है। तो सल्फोनामाइड यहां पे एक्शन करेगा जहां से आपका पावा पेट्रिडीन से जो आपका बनना था डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड,
उसके बीच में लगा है डाइहाइड्रोपेटोरेट सिंथेस। तो किसको इनहिबिट करता है? पावा से जो हमारा डाइहाइड्रोपेटोरिक एसिड जो सिंथेसिस हो रही है उसको डायरेक्ट ब्लॉक करता है। दिस इज ठीक है। जब ये इसने स्टेप ब्लॉक कर दिया, अल्टीमेटली जो आपकी फर्दर स्टेप्स होंगी, स्टेप्स नंबर 2, स्टेप्स नंबर 3 एंड स्टेप्स नंबर 4, वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएंगी और बैक्टीरिया का जो है पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, जिससे वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। करेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक या फिर पी काइनेटिक्स। तो डिस्कस करेंगे हम इंडिविजुअल ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक क्या है, इंडिविजुअल ड्रग का फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल ड्रग का हमारा साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, कुछ ड्रग्स हमारे पास सल्फोनामाइड में जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स। तो अगर जनरल बात करें तो क्या होता है, हमारा ओरल जो एब्जॉर्ब होती है सल्फोनामाइड वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, जितनी भी ओरल कैटेगरी की ड्रग है हमारी। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन नियरली कितनी होती है? 10 to 95%। अब थोड़ा आप समझ लें प्लाज्मा प्रोटीन, एक्चुअली मैंने अपने वीडियो में बना रखा है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैसे होती है, ड्रग कैसे बॉडी में स्टे करती है, कैसे रिलीज होती है। तो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप वहां से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पीपी भी देख सकते हो आप। ठीक है, इधर भी थोड़ा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का अगर हम समझने का ट्राई करें तो प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब होता है जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होगी किसी भी ड्रग की, उतनी ज्यादा उसका टी हाफ होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ज्यादा टी हाफ होगा, जितना ज्यादा टी हाफ होगा उतना रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा। क्या होगा? ड्रग का स्टे टाइम बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा स्टे टाइम हो जाएगा बॉडी में ड्रग का, उतना एलिमिनेशन एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? मोर दी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मोर दी टी हाफ, मोर दी टी हाफ, मोर दी स्टे टाइम इन बॉडी एंड रिडक्शन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन ऑफ एनी ड्रग्स। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब बात करते हैं हम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, जो इसका वीडी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में बहुत अच्छा है। क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है इजिली। अब देखो एक चीज और समझने वाली है, अगर वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है कोई भी ड्रग, इट मींस उसमें लिपोफिलिक नेचर है, क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटा बैरियर है वो हमारा लिपिड का बना हुआ है, लिपोफिलिक नेचर है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ले रही है तो उसके एम्ब्रियो या फेटस में इफेक्ट करेगी ड्रग। क्लियर? अगर कोई प्रेगनेंसी लेडी ले रही है, अगर कोई ड्रग प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर रही है तो उसका असर उस होने वाले बच्चे पे इफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात है मेरा मेटाबॉलिज्म। तो ओरल अगर ले रहे हो तो ओरल का मेटाबॉलिज्म हिपैटिक में ही होगा, लीवर। क्लियर? बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका हिपैटिक में होगा, क्योंकि हम ड्रग ले रहे हैं ओरल। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इसका होगा किडनी से। इतना पी काइनेटिक समझ में आ गया आपको, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल ड्रग की। ठीक है, तो पहली हमारी है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है। कौन सी है? सल्फाडायाजीन। तो सल्फाडायाजीन का जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो आपका है 50%। जो हमारी 50% ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाती है। फिर क्वेश्चन आता है फिर 50% कहां गई ड्रग? ठीक है, तो जो 50% हमारी बचेगी वो आपकी रहेगी बॉडी में फ्री फॉर्म में। क्लियर? तो जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो हमारी ड्रग देती है फ्री फॉर्म की। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाती है वो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इनर्ट हो जाती है। क्लियर? एसिटाइलेशन इसका होता है 20 to 40%। एसिटाइलेशन 20 to 40% होता है। क्रॉस ब्रेन एंड सीएसएफ। ठीक है, यहां पर भी प्लेसेंटा बैरियर्स को क्रॉस कर रही थी यहां पे, अब यहां कर रही है सीएसएफ एंड ब्रेन। जो भी ड्रग हमारी ब्रेन एंड सीएसएफ में क्रॉस करेगी उसकी भी लिपिड नेचर होगा, कहीं ना कहीं लिपोफिलिक ड्रग होगी। अब देखो जब सीएसएफ एंड ब्रेन को क्रॉस कर रही है तो हम किस में यूज करेंगे? मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिन्स लेयर इन ब्रेन। ठीक है, अगर वो हाइड्रोफिलिक होगी, मोस्ट ऑफ द ड्रग हाइड्रोफिलिक होती हैं तो ब्रेन एंड सीएसएफ को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो उनका जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो आपका ब्रेन में बहुत लीस्ट होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ड्रग हमारी पहुंच ही नहीं पाती ब्रेन तक। क्लियर? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम सेकंड ड्रग की बात करेंगे, आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग। दिस इज सल्फामेथोक्साजोल। हमारी सल्फाडायाजीन हमारी क्या है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग थी। अब जो हमारी सेकंड हमारी है सल्फामेथोक्साजोल, हमारी है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या है?
इसमें क्या है, स्लोअर ओरल एब्जॉर्प्शन, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका ओरल में स्लो है। टी आप इसकी क्या है 10 आवर्स, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट है, इसका टी आप 10 आवर्स है। क्लियर? तो इसका स्टे टाइम भी बॉडी में ज्यादा होगा। पहले हमने बता रखा आपको, मोर दी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मोर दी रिटेंशन टाइम, मोर दी टी आप। क्लियर? अब देखो एक यूनिक चीज है इसमें, सल्फामेथोक्साजोल। सल्फामेथोक्साजोल जो है उसकी यूनिक चीज क्या है, इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। किसके कॉम्बिनेशन में यूज करना है, सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, दो के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। अब क्वेश्चन आता है हम कॉम्बिनेशन लेते क्यों हैं, तो सबसे बड़ा जो लॉजिक है, एक इंटेंशन है हमारा कॉम्बिनेशन को, वो आपका होता है टी हाफ। क्लियर? हाफ लाइफ। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, अगर आप किसी भी ड्रग का कॉम्बिनेशन लगा रहे हो तो इट मींस जो आपकी दो ड्रग हैं उनका टी हाफ नियरली सेम होना चाहिए, तभी आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है एफडीसी। एफडीसी का मतलब होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारी मार्केट में ड्रग्स आती हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन तभी आप कर सकते हो जब उनका टी हाफ नियरली सेम होना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? अब इसकी हम बात करें साइड इफेक्ट। अगर हम सल्फामेथोक्साजोल की साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है आपका है क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया जो सल्फोनामाइड का मेजर साइड इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायरेजिन। ये हमारी है लॉन्ग एक्टिंग। इनका टी हाफ आपका कितना था, 7 डेज या फिर मोर देन 7 डेज, मतलब 1 वीक तक एक्सटेंड कर सकती हैं। अगर आप ये दो ड्रग ले रहे हो सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायरेजिन, तो जो ड्रग का रिटेंशन टाइम है बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका जो टी हाफ है वो आपका है 7 डेज, ठीक है। तो इनकी क्या खास बात है, हाई पीपीवी। यहां पे मैंने बताया आपको मोर दी पीपीवी मोर दी रिटेंशन टाइम, तो इनका देखो टी हाफ कितना है 7 डेज। तो आप प्रिडिक्ट लगा सकते हो कि अगर टी हाफ 7 डेज है तो पीपीवी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने हाई पीपीवी, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि इसका टी हाफ है वो है 7 डेज। क्लियर? स्लोअर रीनल एक्सक्रीशन, यहाँ पे मैंने बताया था आपको ग्रेटर दी पीपीवी ग्रेटर दी टी हाफ एंड रिड्यूस दी रीनल एक्सक्रीशन। स्लोअर रीनल एक्सक्रीशन, देखो रीनल एक्सक्रीशन का मतलब है कोई भी आप दवा ले रहे हो, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, अगर वो आपके बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो रहा है, इट मींस आपके बॉडी में रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा उसका। अगर लंबे टाइम तक रह रहा है तो इसका मतलब टी हाफ उसका ज्यादा है, रिटेंशन टाइम कम है, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं, कंबाइन विद पैरीमेथामाइन इन क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस। अब देखो इस ड्रग की जो खास बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम कॉम्बिनेशन लेते हैं पैरामेथामाइन के साथ। पैरामेथामाइन के साथ कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, इसका क्वेश्चन है। अगर कोई मलेरियल पेशेंट है, मलेरियल पॉजिटिव इंडिविजुअल है, अगर वो क्लोरोक्वीन, CQ मतलब होता है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन हमारी एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। अगर वो क्लोरोक्वीन से रेजिस्टेंस हो रहा है तब हम पैरामेथामाइन का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पैरामेथामाइन कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टेंस इन क्लोरोक्वीन फॉस्फेट इन मलेरियल पेशेंट, मलेरियल पॉजिटिव पेशेंट। क्लियर? अब बात करेंगे हम कुछ हमारी ड्रग हमारे पास है स्पेशल पर्पज। तो स्पेशल पर्पज में हमारी कौन सी है, सल्फासिटामाइड। तो सल्फासिटामाइड जो ड्रग है हमारी टॉपिकल में यूज करते हैं, टॉपिकल में यूज करते हैं सल्फासिटामाइड। टॉपिकल मतलब ऑकुलर, ठीक है। टॉपिकल तो आप सरफेस पे भी लगा सकते हो, बट जो सल्फासिटामाइड है वो आपकी ऑकुलर में यूज हो रही है। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे हम मैफेनाइड। मैफेनाइड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी, मैफेनाइड भी टॉपिकल यूज हो रही है और हमारी सल्फासिटामाइड भी टॉपिकल यूज हो रही है। मैफेनाइड जो हमारी है इसके पास यूनिक एक इंटेलिजेंस है। जैसा कि हमने बताया आपको, हर एक ड्रग के पास अपना एक यूनिक साइड इफेक्ट होता है, यूनिक इंटेलिजेंस होता है। तो मैफेनाइड के पास यूनिक इंटेलिजेंस क्या है, ये आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है। दिस इज ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव, G नेगेटिव एंड G पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को किल कर रही, इट मींस वो क्या होगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम।
तो मेफेनाइड एक्ट एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर वो सिंगल को किल कर रही है, मान लो ग्राम नेगेटिव को किल कर रही है तो होगी नैरो स्पेक्ट्रम, या फिर ग्राम पॉजिटिव को किल कर रही है तो होगी वो नैरो स्पेक्ट्रम, दोनों को किल कर रही है ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो वी कैन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, फॉर बर्निंग ड्रेसिंग, ठीक है, जब आप कहीं जल जाते हो तो मेफेनाइड का जो यूज है टॉपिकल में है। टॉपिकल में कहां पे है? जब आपको कहीं बर्निंग हो जाती है, जब आप कहीं जल जाते हो स्किन सरफेस पे, तब हम इसकी करते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, क्रीम फॉर्म में आता है टॉपिकल में। क्लियर? इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो आपका बर्निंग सेंसेशन एंड सीवियर पेन, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेफेनाइड के साथ, इसीलिए इसको बहुत कम आजकल यूज कर रहे हैं हम। क्या है ड्रॉबैक है? बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ मेफेनाइड एंड सीवियरिटी ऑफ पेन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे सीवियर पेन होता है आपका डिजायरेबल लोकेशन, जहां पे आप मेफेनाइड क्रीम यूज कर रहे हो वहां पे पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्वर सल्फर डायाजीन। सिल्वर सल्फर डायाजीन हमारी सेफेस्ट मेडिसिन है पूरे सल्फोनामाइड की, और टॉपिकल में सबसे ज्यादा करंट में क्लिनिकली यूज हो रही है। अब देखेंगे इसमें क्या खास बात है। सिल्वर सल्फर डायाजीन भी हमारी टॉपिकल यूज हो रही है, कितना कंसंट्रेशन यूज हो रहा है? इसका हो रहा है 1%। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारा सिल्वर सल्फर डायाजीन है उसका 1% कंसंट्रेशन यूज हो रहा है एज ए क्रीम। ठीक है, अगेंस्ट अब देखो इसकी एक्शन की बात करें तो अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस, हमने भी पढ़ा जो हमारी सल्फोनामाइड है पूरी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स वो हमारी क्या है? एंटी बैक्टीरियल। बट सिल्वर सल्फर डायाजीन एक ऐसी ड्रग है उसके पास एंटी फंगस का भी एक्शन है, इसलिए यहां पे मेंशन किया है हमने अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, तो एक यूनिक इंटेलिजेंस क्या है सिल्वर सल्फर डायाजीन के पास? बैक्टीरियल प्लस फंगस, फंगिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंड साइडल बोथ। क्लियर? एक्शन ड्यू टू सिल्वर आयंस। अब देखो इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें सिल्वर सल्फर डायाजीन की, तो सिल्वर सल्फर डायाजीन है जो उसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयंस। ठीक है, जो सिल्वर आयंस है जब आप अपनी स्किन में लगाते हो तो सिल्वर आयंस आपके स्किन सरफेस पे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उसका एंटी बैक्टीरियल रिस्पॉन्स आता है सिल्वर सल्फर डायाजीन। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन हमारी बहुत कम यूज होती है आजकल, टॉपिकल यूज नहीं होती है। इसका यूज करते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, यूसी। यूसी मींस अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीआईटी की। इसके अलावा रोमेटॉइड अर्थराइटिस, तो दो में बहुत ज्यादा यूज है क्लिनिकली, सल्फासैलाजीन का अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट, बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट। ठीक है, तो साइड इफेक्ट इसका क्या है? क्रिस्टल यूरिया। पूरे सल्फोनामाइड का अगर हम ओरल की बात करें, जो क्रिस्टल यूरिया है वो आपका टॉपिकल में नहीं होगा क्योंकि वो ड्रग आपके किडनी तक नहीं पहुंच रही है। तो क्रिस्टल यूरिया आपका किसके केस में होगा? जितनी भी आपकी ओरल सल्फोनामाइड है उस केस में क्रिस्टल यूरिया होगा। ठीक है, अब क्रिस्टल यूरिया से बचने के लिए आपको क्या करना है? तो हाई इनटेक ऑफ वाटर, ये हमने लिखा हुआ है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आप सल्फोनामाइड कैटेगरी की कोई भी एंटीबायोटिक अगर ओरल प्रेफर कर रहे हैं उस केस में आपको पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है। आप पर डे आप पानी की जो क्वांटिटी है प्रीवियस सिचुएशन से उससे आप ज्यादा लीजिए, तो जो क्रिस्टल यूरिया के चांस है वो आपके बॉडी में कम हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर ड्रग का एलिमिनेशन होता रहेगा रीनल से। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइपर, ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, बट इन केस ऑफ सल्फोनामाइड वो कुछ ज्यादा कॉज करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसकी एक यूनिक खास बात क्या है पूरे सल्फोनामाइड में, वो आपकी है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सल्फोनामाइड क्या करता है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन नेम ऑफ पर्सन, सिंड्रोम है हमारा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के केस में आपके बॉडी में ब्लिस्टर एंड रैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड। या आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको तैयार करना पड़ेगा कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किससे होता है, तो आप बताओगे सल्फोनामाइड से। ठीक है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी आपके ओरल ड्रग के केस में होगा, टॉपिकल में कभी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है।
ओरल ड्रग लोगे, ओरल उसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी वो हेपेटाइटिस कॉज करेगी। नेक्स्ट हमारा है हीमोलिसिस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग्स कॉज हीमोलाइसिस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ G6PD एंजाइम्स। तो अगर कोई भी ड्रग हीमोलिसिस कॉज करेगी तो आपकी G6PD एंजाइम को इनहिबिट करेगी, तभी वो ड्रग हीमोलिसिस कॉज करती है। क्लियर। दूसरा एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका कर्नेक्टेरस। कर्नेक्टेरस में क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंक्रीज द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो हमारा एक पिगमेंट है, उसका लेवल कहां बढ़ जाता है, ब्रेन में, न्यूबॉर्न बेबी के। तो उस केस में क्या होता है, कर्नेक्टेरस उसको बोलते हैं उस सिचुएशंस को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।